तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान में एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम प्रकाश के परावर्तन, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, गोलीय दर्पणों के उपयोग, मतलब हम इस चैप्टर का जो आधा पोर्शन है उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम जो बचा हुआ आधा पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। मैंने हेडिंग भी लिखा है आपके लिए, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो पहले इसको समझते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद मैं आपके लिए जैसे थ्योरी लिखता हूँ वो थ्योरी लिख दूंगा, जिससे आपके प्रॉपर नोट्स तैयार होते रहेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जैसे हमने पढ़ा था ऐसे ही अपवर्तन है। कहाँ अंतर आता है उसको भी देखेंगे साथ में। इस बार हमने क्या करना है, कांच की एक पारदर्शी पट्टी लेनी है। तो ये जो है एक पारदर्शी माध्यम है माने, ठीक, पारदर्शी माध्यम। फिलहाल हम इसको ऐसा मान ले रहे हैं, कांच है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। तो इसको मैं बनाने के लिए थोड़ा सा इस टाइप से कर देता हूं कि ये जो है कांच है, कांच पूरा। कभी इसको आप ऐसे डेड से ये सोच लें कि कोई जल वल भरा हुआ है, ये सब कांच है, कांच का पारदर्शी माध्यम है ये, ठीक। ऊपर वायु है आपकी। अब प्रकाश की किरण जब इस पर गिरेगी, इस कांच पर जब प्रकाश की किरण गिरेगी, तो जो गिरती थी किरण प्रकाश की, उसको क्या कहते हैं हम, आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण है ये, ठीक। जिस बिंदु पर वो माध्यम की गिरेगी, पारदर्शी माध्यम की, उस बिंदु को आप बोलते थे आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया। इस बार क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होने की वजह से जो प्रकाश किरण गिर रही है वो टकराकर वापस तो जाएगी नहीं, वो इसके पार निकलेगी क्योंकि पारदर्शी माध्यम है। लेकिन देखने में क्या आएगा, वो अविलंब की ओर को थोड़ा झुक जाएगी, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये कहें विचलित होने का मतलब जिस मार्ग पे उसको जाना चाहिए था उस मार्ग पर नहीं जाती है, या तो वो नजदीक को हो जाती है, दूर हो जाती है। अब वो नजदीक हटेगी मतलब नजदीक को आएगी या दूर हटेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि माध्यम कौन है, वो भी बताता हूँ। तो फिलहाल एक हम यहाँ अविलंब खींचते हैं, ये आपका अविलंब हो गया। जो किरण पार होकर जा रही है, जो झुकेगी या दूर हटेगी, उसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज, ये है इंसिडेंटल जैसे थे, और ये प्रकाश का अपवर्तन माने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो प्रकाश की कोई किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरती है तब वह उस माध्यम से पार होते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो नजदीक हो जाती है विलंब की, या दूर हट जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जो प्रकाश की किरण गिरती है पारदर्शी पृष्ठ पर उसे हम आपतित किरण, जो पार होकर बाहर जाती है उसको अपवर्तित किरण, या जिसे कहते हैं कि पार होकर विचलित हो जाती है उसको अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है उसको आपतन बिंदु, उस पर खींचा गया एक लंब अभिलंब होता है, ठीक। तो ये तो नजदीक हटने वाली घटना है। ऐसे अगर मैं इसका एक दूसरा चित्र बनाऊं जिसमें हम ये देखें कि दूर हटती हो, तो आप ये समझिए ये प्रकाश की कोई किरण आई, ये आपतित किरण है, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। इधर सपोज कीजिए ये अविलंब का हुआ, तो ये विचलित होकर थोड़ा दूर भी हट सकती है, तो ये आपतित किरण है आपकी, और ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई। ये आपका आपतन बिंदु है और ये अविलंब है, ठीक। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं हम, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है, पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है। पृष्ठ पारदर्शी, क्योंकि पहले क्या था, पहले हम इसके एक भाग पर क्या कर देते थे, पॉलिश कर देते थे। तो पारदर्शी पृष्ठ है, अब तो पॉलिश नहीं है। तो जब पारदर्शी पृष्ठ पर गिरती है तब वह उससे पार हो जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो विलंब की ओर को झुक जाती है या विलंब से दूर
हट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब ये झुकती क्यों है और दूर हटती क्यों है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ऊपर माध्यम है वायु और नीचे माध्यम हो रहा है कांच। तो जो वायु होता है वो विरल माध्यम होता है। विरल माने उसके जो वायु के कण हैं वो दूर 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 होते हैं, विरलापन है, बहुत दूर दूर। जबकि कांच एक कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, घना माध्यम है। माने कांच जिनसे बना है उसके जो अवयवी कण हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, डेंस मीडियम होता है। तो इसलिए प्रकाश किरण क्या होगी, उसमें अविलंब की ओर को झुक जाएगी, क्योंकि उसका जो वेग है वो कम हो जाएगा। तो वो उतने वेग के साथ, जैसे वेग से वो आ रही थी, उस वेग से बाहर नहीं जाएगी, तो उस वेग से बाहर नहीं जाएगी तो उसका पथ भी बदल जाएगा, माने वो झुक जाएगी। जबकि अगर हम उस तरफ देखें, अगर मान लीजिए ऊपर कांच माध्यम है और नीचे वायु है, या ऐसा समझ लीजिए ऊपर जल माध्यम है और नीचे शहद है। भाई शहद ज्यादा गाढ़ा है माने ज्यादा घना है, तो ये जल तो हो गया आपका, अच्छा उधर हटी है तो फिर इधर लिखिए शहद, ठीक है ना। और ये आपका हो गया जल, तो ये आपका सघन माध्यम हो गया और ये आपका विरल माध्यम। तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से आएगी, विरल में जाएगी, तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि उसके अवयवी कण तो बहुत नजदीक है सघन वाले के, तो वहां तो वो जिस पथ पर आ रही थी अब उसे मिल गया विरल, जहां अवयवी कण दूर दूर है तो वो तो फिर दूर को हटेगी, उसका वेग जैसे बढ़ेगा एक तरीके से, तो वो दूर हट जाती है। तो इसलिए कह देते हैं कि विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर को झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। कुल मिलाकर प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, और इसीलिए इसको हम प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। इसमें जो आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण बनता है उसको आप आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, जो कि परावर्तन की घटना में भी करते थे। आपतन कोण ही है ये। इसके बाद जो कोण अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनता है उसको प्रदर्शित तो आर से ही करते हैं, लेकिन अब उसका नाम हो जाता है, मैं लिख देता हूं मैं, अपवर्तन कोण। अब उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ऐसे यहाँ पर ये आई है और ये आर है। भाई यहाँ पर तो देखिए इस वाले चित्र के अकॉर्डिंग तो देखिए आई जो है वो ग्रेटर देन है आर से, भाई आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, आई छोटा होगा आर से, क्योंकि अपवर्तन कोण माने विचलन ज्यादा है, अर्थात अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट गई है, तो इसलिए जो है अपवर्तन कोण बड़ा होगा इस स्थिति में। जबकि आप वहां देखते थे कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते थे परावर्तन के समय पर, ठीक है, क्योंकि वहां तो वो टकराकर उसी माध्यम में जा रही होती थी जिस माध्यम से वो आई थी। यहाँ माध्यम बदल रहा है, तो एक बार अगर आप कंपेयर करें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को, तो प्रकाश के परावर्तन में तो आपतित किरण और जो परावर्तित किरण जो टकरा के वापस जाती है, उन दोनों का चूंकि माध्यम सेम होता है तो वहां सघन और विरल की बात नहीं आएगी। यहाँ पर क्या है, चूंकि पृष्ठ जो है, जो आपको माध्यम है वो पारदर्शी लेना है, तो जब आपतित किरण आएगी तो वो टकरा के वापस तो जानी नहीं, उसको माध्यम से पार होना है, उस माध्यम से पार होना है। तो अब चूंकि अगर वो विरल माध्यम से आ रही है, सघन में जा रही है, तो अविलंब की ओर को झुक जाएगी। जबकि अगर वो सघन माध्यम से आ रही है, विरल में जा रही है, तो वो दूर हट जाएगी। कुल मिलाकर प्रकाश की इस घटना में आपतित किरण जब पारदर्शी माध्यम को पार करेगी तब वो विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से, अर्थात या तो अविलंब की ओर को झुक जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जो पार होकर जाती है उसे अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण प्रदर्शित आई और आर वैसे ही करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश के अपवर्तन को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसके बाद में आपको चित्र तो ये ऐसे ही बने रहेंगे, इसके बाद में प्रकाश के अपवर्तन की थ्योरी लिख देता हूँ, जिसको आप अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे, चित्र भी बनाएंगे। तो चलिए मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ, उसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रकाश के अपवर्तन की थ्योरी को लिखा है, तो इसमें देखते हैं एक बार। देखिए लिखा है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है, माने किसी पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश की कोई किरण जब गिरती है तब वह उस माध्यम को पार करते हुए, उस माध्यम को पार करेगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जिस मार्ग पर उसको जाना चाहिए था उस मार्ग पर न जाकर या तो झुक जा रही है या दूर हट रही है, विचलित हो जाती है, अर्थात अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। चित्र ये मैंने आपको समझा दिए थे, बने भी हैं, सब कुछ लिखा भी है कौन क्या है। इसके बाद अगर आप थ्योरी में कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं कि प्रकाश की कोई किरण जो गिरती है उसे आपतित किरण, जो पार करके जाती है अर्थात जो झुकती है, या जो अपने मार्ग से विचलित होती है, झुकती है अर्थात दूर हटती है, उसको अपवर्तित किरण, जिस बिंदु पर गिरती है उसको आपतन बिंदु, उस पर खींचा गया लंब अविलंब,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, जिसे R से भी प्रदर्शित करते हैं। फिर ये भी एक लाइन लिखी जा सकती है इसको पढ़ाने के लिए, मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख लेना। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकती है, जबकि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो इस थ्योरी को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, इन चित्रों को बहुत अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन पर के लिए जो नियम है, दो नियम, जैसे प्रकाश के परावर्तन में दो नियम थे, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में भी दो नियम है, उनकी बात करें। तो देखिए बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। तो प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में भी महत्वपूर्ण दो नियम है, उसको मैंने आपको लिए लिखा है, लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो देखिए लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। ठीक, तो पहला नियम तो देखिए वही है जैसा प्रकाश के परावर्तन में होता था। तो प्रकाश के अपवर्तन का मैं एक ऐसे रफली चित्र बना देता हूं। देखिए ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब हुआ और ये ऐसे झुक गई है, और दूसरे चित्र में ऐसा दिखा सकते हैं दूर हट गई। तो ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है, इस बार अपवर्तित किरण है ना, और ये जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल माने कागज पर बने हैं, कागज के तल पर ही है। तो तीनों मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों एक ही तल, जैसे तल होता है ना एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस टाइप से, तो एक ही तल में होते हैं। तो ये लिखा देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वहां पर क्या था परावर्तन वाले में, आपतित किरण परावर्तित किरण था, बाकी सब कुछ वैसे ही था। तो यहाँ पर अवर्तित किरण होती है, यहाँ परावर्तित किरण तो होती नहीं है, तो इसलिए तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आवर्तन का पहला नियम है। बात करें दूसरे नियम की, ये बदल जाता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले क्या था कि जो आपतन कोण होता था आई और जो परावर्तन कोण होता था वो बराबर होते थे, ये था वहां दूसरा नियम। लेकिन यहाँ पर बराबर तो है नहीं, क्योंकि या तो आई बड़ा होगा आर से या आर बड़ा होगा आई से। तो इस बार ये नियम बदला है दूसरा। ये क्या कहता है, पहली बात तो देखिए कोई से दो माध्यम होंगे, अलग अलग माध्यम। भाई ऊपर मान लीजिए वायु है और नीचे कांच है, तभी तो ये झुक रही है ना। भाई विरल से सघन में आ रही है तो प्रकाश कण झुक गई है। तो दो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए, और प्रकाश की जो किरण है वो किसी एक रंग के प्रकाश की होनी चाहिए। जैसे लाल रंग का प्रकाश गिर रहा है या पीले रंग का गिर रहा है या नीले रंग का गिर रहा है, तो दो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए तथा प्रकाश के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण माने आई, जिया का मतलब होता है, आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे होंगे, त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन थीटा इस टाइप से पढ़ते हो ना, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। तो उनमें से जो साइन होता है उसको हम जिया बोलते हैं हिंदी में, जिया। तो आपतन कोण माने आई, इसकी जिया माने साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जिया माने साइन आर। इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा एक नियतांक होता है। तो पहले गणितीय रूप देख लेते हैं। देखिए लिखा है साइन आई, आई क्या है भाई आपतन कोण, उसके आगे इधर कुछ साइन लगा है तो इसका मतलब क्या है जिया। तो आपतन कोण की जिया, ऐसे आर क्या होता है अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की जिया माने अपवर्तन कोण के साथ साइन लिखना। जिया माने होता है साइन को हिंदी में जिया बोलते हैं, ये लिखा है जिया। तो पहली बात तो दो भिन्न भिन्न माध्यम होंगे, तो लिखा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश के लिए, एक ही रंग का प्रकाश की किरण होनी चाहिए। जब अपवर्तन हो रहा होता है तो उस स्थिति में आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया माने साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण माने आर, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, माने साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है नियतांक। और अब प्रकाश के परावर्तन में क्या था, सीधे सीधे आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर। इस बार आई और आर के साथ साइन भी लेना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। ये दूसरा नियम है, और इस दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो लिखा है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप एक बात समझ जाइए, एग्जाम में आपको ये ऐसे भी पूछ सकता है, स्नेल का नियम लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तब आप प्रकाश के आवर्तन का दूसरा नियम लिख के आएंगे, और जब ये पूछेगा प्रकाश के आवर्तन के नियमों को समझाइए लिखिए, तो फिर आपको दोनों नियम लिखने पड़ेंगे। तो पहला नियम तो परावर्तन जैसा ही है, दूसरा नियम यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि अपवर्तन कोण और आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होने नहीं है, बड़े छोटे होने एक दूसरे से, तो इसलिए इस बार उनका अनुपात लेना है, और वो भी किसके साथ लेना है, उनकी साइन के साथ, जिया के साथ। तो उनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है। और इस दूसरे नियम को हम स्पेशली स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये पेपर में स्नेल के नियम से भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए इस नियतांक को लेकर क्या लिखा है, ये जो नियतांक होता है इसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक माने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। तो इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, माने पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक।
नियतांक कहलाता है। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ये स्मॉल n से। इस स्मॉल n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का है। तो पहला माध्यम जैसे वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। तो अगर हम वायु से कांच में जा रहे हैं तो इसे हम n को ऐसे भी लिख सकते हैं ANG, जिस माध्यम के सापेक्ष है उसे शुरू में। तो वायु को इंग्लिश में एयर बोलते हैं, इसलिए स्मॉल a लिख दिया। कांच को इंग्लिश में आप ग्लास बोलते हो, इसलिए उसका G लिख दिया। n अपवर्तनांक है, तो इसका मतलब हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो या तो आप स्मॉल n ही लिख दो, या फिर वो ठीक से लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं ANG, क्योंकि जिस प्रकाश किरण जिसमें से आ रही है उसको शुरू में, जिसमें को जा रही है उसको बाद में लिखा जाता है। जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रकाश किरण जिससे आती है उसे शुरू में लिखना है सफिक्स में, और जिसमें को जा रही है, जिस माध्यम में को जा रही है उसे बाद में लिखना है सफिक्स में। n लिखेंगे तो ANG। तो इस नियम को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, sin I अपॉन sin R बराबर ANG, या n भी लिख सकते हैं, बराबर n भी लिख सकते हैं। ANG से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश किरण वायु से आ रही है, कांच में जा रही है। अगर यही प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही होती तब ऐसी स्थिति में हम इसको लिख देते ANW, W फॉर वाटर। तो वायु से जा रही है, जल में आ रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक नियतांक को हम कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए मैंने क्लियर लिखा देखिए, यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही हो तब इसे ANG भी लिखा जा सकता है। n को ANG, माने इस नियतांक को ANG भी लिखा जा सकता है, या n भी लिख सकते हैं। तो जिस माध्यम से जा रही है वो शुरू में, जिसमें को आ रही है वो बाद में। ठीक, तो इस प्रकार से प्रकाश के आवर्तन के नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये प्रकाश के परावर्तन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। तो प्रकाश के आवर्तन के नियम और प्रकाश के आवर्तन की परिभाषा पूरा एक क्वेश्चन मिलाकर आ सकता है, या फिर केवल प्रकाश के आवर्तन को पूछा जा सकता है, या स्नेल का नियम तो लगभग 100% पूछा ही जाता है। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, पूरा इसी प्रकार से आपको लिख के आना है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और बेहतर तरीके से अपने नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, आवर्तन के नियम पढ़ने के बाद हम प्रकाश की जो ये घटना है आवर्तन, उस पर कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। व्यवहारिक माने जो हमारे व्यवहार में, डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें पहला उदाहरण ये है, देखिए आपने देखा होगा कि जब गिलास में आपने पानी भरा हुआ है और उसमें कोई आप छड़ डाल दें, जैसे आप पेन ही डाल दें, तो आप देखेंगे कि वो पेन सीधा ना, जैसा आपने डुबाया वैसा सीधा ना दिखाई देगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब अपवर्तन की वजह से होता है, क्योंकि वायु से प्रकाश किरणें आती हैं और फिर जल में प्रवेश कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो प्रकाश किरणें क्या होंगी, अविलंब से थोड़ा सा क्या होती हैं, झुकेंगी। तो मतलब वो आपको टेढ़ी सी दिखाई देगी, वो जो पेन आपने डुबाया है वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। तो पहला ये है, देखिए सीधी छड़ अगर आप जल में डुबोएंगे तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, कि गिलास में आपने करके भी देख सकते हैं। गिलास में आप पानी लें, कांच का गिलास ले लेंगे तो वो बाहर से भी आपको साफ दिखेगा। कांच के गिलास में आप पानी ले लीजिए और कोई पेन उसमें डालेंगे, कोई सीधी छड़ उसमें डालेंगे ऐसे सीधी, तो वो आपको तिरछी दिखाई देगी। तो उसका तिरछा दिखाई देना इस प्रकाश के आवर्तन की घटना की वजह से ही होता है। दूसरा है, किसी तालाब की गहराई, मान लीजिए कोई तालाब की जो गहराई है उसमें पानी भरा है, तो वो जो गहराई उसकी वास्तविक है वो कम दिखाई देगी, क्योंकि वो जो गहराई है वो ऊपर को आपको उभरी हुई दिखाई देगी। वो भी सब प्रकाश के आवर्तन की घटना है, क्योंकि वास्तविक स्थिति में तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि प्रकाश किरणें आएंगे आवर्तन के पश्चात, या तो अविलंब से दूर हटेंगी या नजदीक आएंगी। इस वजह से क्या होता है, वो जो वास्तविक गहराई है वो हमें कम दिखाई देती है, उभरा हुआ तालाब हमें दिखाई देता है। तीसरा है, ये भी इसी के जैसा है, पानी से भरे गिलास में अगर कोई आप सिक्का डाल दें तो वो सिक्का आपको उभरा हुआ दिखाई देता है ऊपर। तो ये भी प्रकाश के आवर्तन की घटना पर ही आधारित उदाहरण है। तो ये भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ये घटना का अगर मैं जिक्र करूं उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जब आप 12th में आएंगे तब आपको फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रकाशिकी में। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। एक्चुअल में होता क्या है, जब पारदर्शी माध्यम हो आपका, ठीक है, माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, इस पर जब कोई प्रकाश किरण गिरे तो वो इसे पार करके अब मतलब इसे पार ना करे। अब एक तरीके से क्या कहना चाहिए कि पारदर्शी माध्यम को पार ना करे, जबकि वो टकराकर ही वापस चली जाए उसी माध्यम में। अब आप कहेंगे कि वे पारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण टकराकर वापस कैसे चली जाएगी। अभी तो आप कह रहे थे कि जब पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश की किरण गिरती है तो वो दूसरे माध्यम में चली जाती है, भले ही अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, माने नजदीक आ जाती है या दूर हट जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कैसे हो गया,
परावर्तन कैसे हो गया? पारदर्शी माध्यम से। तो देखिए पारदर्शी माध्यम से जो परावर्तन है वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपतित किरण है ये किसी विशेष आपतन कोण पर गिरती है, माने हर कोण पर गिरने से ये परावर्तित नहीं होगी। कोई विशेष आपतन कोण होता है, कोई विशेष आपतन कोण होता है, उस विशेष आपतन कोण को आप कहते हैं क्रांति कोण। उस विशेष आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। ठीक, सी से उसे प्रदर्शित भी करते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो तब ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अर्थात प्रकाश की कोई आपतित किरण जब किसी विशेष कोण पर पारदर्शी माध्यम पर गिरे तब वह अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाती है, तब यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है और वो विशेष आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। तो ये 10th सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इसके आधार पर जो व्यवहारिक उदाहरण है, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। अब रेगिस्तान में मरीचिका से क्या मतलब है? रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। देखिए इसे मरीचिका इसलिए बोल देते हैं, आपने रामायण काल में ये सुना होगा कि मारीच, जैसे वो मारीच एक राक्षस था, वो हिरण बन के माता सीता के सामने आता है और वो उसे हिरण समझती हैं जबकि वो राक्षस था। तो ऐसी जब आपको भ्रम की स्थिति बनती है तो क्या होता है? देखिए रेगिस्तान में आपको पता है कि बहुत दूर दूर तक रेत है तो गर्म हवाएं चलती हैं, उन गर्म हवाओं से लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही होती है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे वहां पर पानी तैर रहा है, और रेगिस्तान में आपको पता है कि पानी की क्या कीमत है, उनको दिख रहा है कि भी पानी है, लेकिन जब वो नजदीक जाएंगे तो उनको पता चलेगा अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो रेत ही रेत है। तो रेगिस्तान में क्या होगा? रेत में जब वो गर्म हवाएं चल रही हैं तो वो दूर से देखने में ऐसा लगता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जैसे वहां पर जल है। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या समझ लेते हैं, जैसे ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, पुलिस भर्ती या वीडियो भर्ती परीक्षा में, तो वो कई बार ये सोच लेते हैं इसको कि भाई ये जो है इसका आंसर अपवर्तन से हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो उदाहरण है ये वाले जो तीनों मैंने उदाहरण लिखे हैं, ये उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन की घटना की, और जो मैं अब लिख रहा हूं ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसलिए मुझे पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझाना पड़ा है। दूसरा हो सकता है ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका दिखती है, वो है। और आपने देखा होगा सामान्य, ये तो गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ रही होती है तब आपने देखा होगा कि आप साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो रोड पर आपको दिखेगा कि कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो तैरता हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक आभास करा रहा है इस बात का कि वहां पर जल वगैरह कुछ है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। एक होता है कांच, जो कांच में दरारें हैं उनका चमकना। कांच में दरारों का चमकना, वो जो चमकीली दरारें आपको दिखती हैं वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। हीरे में चमक का होना, हीरे का चमकना, आप कहते हैं कि भाई हीरे में जो मतलब जो चमक है वो किस वजह से है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो इस प्रकार के जो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वो हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, और जो ऊपर के 3 एग्जाम्पल हैं वो हैं प्रकाश के अपवर्तन के। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब एक बार फिर से आपको बता दूं कि पारदर्शी माध्यम से भी परावर्तन हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वो आपतित किरण किसी विशेष कोण पर पड़ेगी और विशेष कोण के बाद उसका अपवर्तन ना होकर क्या हो जाता है? परावर्तन। तो इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि परावर्तन होने के लिए वैसे क्या होना चाहिए? सामान्य परावर्तन होने के लिए उस पृष्ठ का परावर्तक होना जरूरी है, माने उसके एक भाग पर पॉलिश होना जरूरी है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पारदर्शी माध्यम से भी हो सकता है। तो ये फिलहाल तो आपके सिलेबस में नहीं है 10th सिलेबस में, ये 12th सिलेबस में है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कभी आपको ये कंफ्यूजन है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के आधार पर कुछ व्यवहारिक उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांति कोण, उस पर आधारित उदाहरण पढ़े। तो आज की इस लेक्चर को तो मैं यहीं पर लास्ट करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं लेंस, जैसे प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित थे दर्पण, ऐसे ही प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं लेंस। तो अगले लेक्चर में हम लेंस, उसके प्रकार, लेंसों की क्रियाविधि, लेंसों के कुछ नियम, इस प्रकार से लेंसों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो जब तक नया लेक्चर आएगा आप इस लेक्चर के साथ पिछले लेक्चर्स को अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट या आपकी क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुंचाते रहिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।